लेक्चर है जो स्टार्ट करते हैं। नाउ द टॉपिक इज सेक्शन 35 AD। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ कर चुके हैं, लाइक नॉर्मल प्रोविजंस कर चुके हैं, PTS कर चुके हैं, टैक्स ऑडिट वाला कर चुके हैं, पार्टनरशिप फर्म का केसेस में क्या ट्रीटमेंट वगैरह वो कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब नाउ सेक्शन 35 AD। सेक्शन 35 AD क्या है? नॉर्मली कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो सेक्शन 35 AD के अंदर में कुछ बिजनेस का लिस्ट है 1 से लेकर तुम्हारा 14 तक। अगर तुम ये सब बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, 1 से लेकर 14 तक, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार रीड करने से बिजनेस का नाम याद हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो अगर ये 14 टाइप का बिजनेस तुम कर रहे हो तो तुमको बोला जाएगा कि तुम स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दैट तुमको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिले। क्या बेनिफिट? नॉर्मली अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चंस किए हैं, जो बिजनेस एक्सपेंडिचर जो अलाउ करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो क्या था? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर था। PL अकाउंट में नॉर्मली कौन सा खर्चा हम लोग डेबिट करते हैं PL अकाउंट में, बताओ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कभी PL अकाउंट में डेबिट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी क्या कर रहा है, यहाँ पे अलाउ कर देगा। अगर आप 35 AD में कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो तो दैट मीन्स तुम मशीन परचेस किया, कोई भी कैपिटल नेचर, लैंड परचेस किया, बिल्डिंग परचेस, कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा किया तो वो भी तुम्हारा अलाउ कर देगा। तो अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हमको अलाउ कर देगा तो ऑब्वियसली बात है, क्या 100% जब अलाउ कर दे रहा है तो डेप्रिसिएशन नहीं देगा। ठीक है, एनीवे तो ये 14 टाइप का बिजनेसेस है, तो उसको पहले रीड करना कौन कौन सा बिजनेस है, उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट है, क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल करना है, ये जो 1 2 3 6। ओके, सो नाउ सर सेक्शन 35 AD में कौन कौन सा बिजनेस है? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। देखो इसमें कुछ अमेंडमेंट आया तुम्हारा बुक में? नहीं सर। सेम है ना? सो सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या होता है? कुछ भी सामान स्टोर है, जो तुम्हारे प्रोडक्ट जो है स्टोर करके रखने के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी चाहिए होता है, सो दैट ख़राब ना हो जाए। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी अगर तुम सेटअप किया या फिर ऑपरेशन कर रहा होगा तो स्पेशल बिजनेस के अंदर में फॉल करता है। ठीक है, दूसरा सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसेस। वेयर हाउस तो समझ में आ रहा होगा क्या होता है वेयर हाउस फैसिलिटी। फॉरवर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, तो फर्स्ट था कोल्ड चेन फैसिलिटी, दूसरा था वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ओके, तीसरा क्या है? लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री मतलब एक कंट्री दूसरा कंट्री, नेचुरल गैस या फिर क्रूड या फिर पेट्रोलियम ऑयल का पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। तो नेचुरल गैस हो गया, क्रूड या फिर पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रॉस कंट्री तो कुछ पाइपलाइन वगैरह बैठाने का काम कर रहा है, लेइंग अप एंड ऑपरेटिंग। सो सेक्शन 35 AD में आएगा। ओके, तो कोल्ड चेन फैसिलिटीज आएगा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आएगा, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, उसके बाद बोले तुम अगर होटल बना रहा है, होटल बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया, होटल कितना? 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी। ठीक है, 2 स्टार 2 स्टार या फिर अबव कैटेगरी का तुम होटल बना रहे तब भी बोलेगा सेक्शन 35 AD के अंदर में स्पेशल बिजनेस का लिस्ट में वो आ जाएगा। दूसरा, तुम्हारा हॉस्पिटल बना रहा है इंडिया में एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स के लिए, तो कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसेस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड पाइपलाइन, होटल। ठीक है, कौन सा? 2 स्टार एंड अबव, उसका हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड वाला। 6 नंबर बोल रहा है कि डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर स्लम रीडेवलपमेंट या फिर रिहैबिलिटेशंस इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम फ्रेम बाय गवर्नमेंट स्कीम, या फिर स्लम रीडेवलपमेंट का जो स्कीम रहता है गवर्नमेंट को उसके हिसाब से तुम्हारा कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, इन्वॉल्व है, तो हाउसिंग प्रोजेक्ट अफोर्डेबल स्कीम वाला इसमें। ठीक है, 8 नंबर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन अ न्यू प्लांट और एग्जिस्टिंग प्लांट का
न्यूली इंस्टॉल कैपेसिटी में फर्टिलाइज़र वगैरह का तुम प्रोडक्शन कर रहे हैं, देन ऑल्सो स्पेसिफाइड बिजनेस में फॉल कर जाएगा वो। उसके बाद where the specified business is in the nature of setting up and operating an inland container depot। आईसीडी क्या होता है बोले तो जो पोर्ट वगैरह होता है ना, पोर्ट या पोर्ट जो होता है, तो वहाँ पे जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको रखने के लिए बहुत सारा डेपो रहता है। तो इनलैंड कंटेनर डेपो या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशंस तुम अगर बनाया है कस्टम्स एक्ट के हिसाब से अप्रूवल में, एज नोटिफाइड एंड अप्रूव अंडर कस्टम्स एक्ट 1962, तो वो भी तुम्हारा बोला जाएगा स्पेसिफाइड बिजनेस है। तो इनलैंड कंटेनर डिपो इन कंटेनर फ्रेट स्टेशन नॉर्मली पोर्ट वगैरह में रहता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका पोर्ट में लाने के बाद सामान रखने का भी तो कुछ चाहिए होता है डिपो, तो बहुत कोई बना के रखता है फिर उसको बाहर चार्जेस लेता है उसके लिए। What the specified business is in the nature of beekeeping and production of honey, beeswax। ठीक है, बी कीपिंग, प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, ये भी तुम्हारा आएगा सेक्शन 35 एडी में। ठीक है, व्हाट इज स्पेशल बिजनेस इन द नेचर ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर चीनी वगैरह बना रहा है तुम उसको स्टोर रखने के लिए जो वेयर हाउस फैसिलिटी है। उसके बाद आयरन ओर एक रॉ मटेरियल होता है, आयरन ओर का लेइंग पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। उसके बाद तुम्हारा सेमी कंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उसमें क्या क्या आ गया तुम्हारा, रोड इंक्लूडिंग टोल ब्रिज, रेलवे सिस्टम, हाईवे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सैनिटेशंस, सेवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट, नेविगेशन चैनल, ये सब भी तुम्हारा है। दैट मीन्स यू आर इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपिंग और मेंटेनिंग, बोला ना, डेवलपिंग और मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग और डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तुम ये सब काम में भी अगर इन्वॉल्व हो, बिजनेस कर रहे हो, रोड रास्ता बनाने में, हाईवे प्रोजेक्ट में, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सैनिटेशन प्रोजेक्ट, सेवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, ये सब भी तुम्हारा क्या है सेक्शन 35 एडी के अंदर में स्पेसिफाइड बिजनेस से फॉल करते हैं। ये 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है जो अभी हम हाईलाइट किए, इसको बार बार पढ़ना है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का बिजनेस का नाम दिया दैट मीन्स वो समझ जाना पड़ेगा स्पेसिफाइड बिजनेसेस है। तो अगर कोई बिजनेस, कोई कंपनी या फिर कोई फर्म स्पेसिफिक नॉर्मल बिजनेस तो कर रहा है, उसके साथ साथ स्पेसिफाइड बिजनेस या फिर ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा सर, बोल रहा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू का तो मिलेगा ही, रेवेन्यू का तो मिलता है, ऐसे भी मिलता है वैसे भी मिलता है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% मिलेगा अगर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अगर हम कैरी ऑन किए तो इज डिडक्टिबल वेदर इनकट बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो दैट मीन्स स्पेसिफाइड बिजनेस कमेंसमेंट से पहले जो तुम इनकर किया होगा वो भी मिलेगा ना, आफ्टर जो किया वो भी मिलेगा। ठीक है, बट ये कंडीशंस है, याद रहे अगर तुम इंडिविजुअल हो, एच हो, तो ये डिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा। और ऐसी फर्म एंड कंपनी के लिए न्यू टैक्स रेजिम है भी नहीं, ओनली इंडिविजुअल एच के लिए था, इसीलिए इंडिविजुअल एच वर्ड ही बोलता है जब भी तुम्हारा बोलता है न्यू टैक्स रेजिम का बात करता है। ठीक है, तो सर कंडीशंस क्या है, बोला लैंड पे तुम्हारा नहीं मिलेगा, नो एक्सपेंडिचर इनकट ऑन दी लैंड, एक्विजिशन ऑफ लैंड, गुडविल, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह हम कर रहे, तो उस वो दैट इज ऑल्सो कैप मैंने कैपिटल नेचर, बट वो तुम्हारा एलिजिबल नहीं है फॉर एनी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35 तो लैंड पे नहीं मिलेगा, गुडविल पे नहीं मिलेगा, कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो होता है तुम्हारा लाइक शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह में किसी कंपनी का अगर हम इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो वो सब में तुम्हारा नहीं मिलेगा। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अगर हम किए होंगे, ठीक है, जिसका पेमेंट 10,000 से ऊपर अगर हम कैश में किए होंगे तो एलिजिबल नहीं है। जैसे कि तुम्हारा जब एसेट वाला डेफ हम लोग 35 सेक्शन 32 में जब हम डिप्रिसिएशन कर रहे थे वहाँ पे ब्लॉक का, वहाँ पे तुम्हारा ये ब्लॉक का अंदर में नहीं आ रहा था, याद है,
कोई भी एसेट तुम परचेस किया जिसका पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ यू हैव पेड अदर देन अकाउंट पे चेक, ई मोड, ऑनलाइन मोड, प्रिस्क्राइब मोड, तो क्या डिसअलाउ कर दे रहा था, कंसिडर ही नहीं करता ब्लॉक में। सेम सेक्शन 40A(3), सेक्शन 40A(3) में हम लोग 40A(3) में हम लोग देखें कि कोई भी नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो 10,000 से ज़्यादा पर डे पर पर्सन तो पेमेंट कर रहा है कैश में, तो भी डिसअलाउ कर रहा था। तो यहाँ पे भी सेम बोला, तुम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया इसका पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे, तो पर पर्सन पर डे का लिमिट है, अदरवाइज देन एन अकाउंट पे चेक, ठीक है, या फिर ऑनलाइन थ्रू अ सच ई मोड, तब क्या हो जाए, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। ठीक है, तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम किया उसका पेमेंट अगर पर डे पर पर्सन का लिमिट के साथ 10,000 से ऊपर किया तुम कैश में अदर देन अकाउंट पे चेक ऑनलाइन मोड किया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, प्रेस्क्राइब मोड तो पता ही है तुम लोग क्या होता है। उसके बाद एनी सम रिसीप्ट और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एबव कैपिटल एसेट, जो तुम कैपिटल एसेट का जब तुम परचेस किया तो उसको तुम एज ए एक्सपेंडिचर दिखा दिया एज पर से, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ कर रहा था, तो जब तुम उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा, उसको तुम्हारा एज ए इनकम, बिजनेस इनकम दिखाने पड़ेगा ना। तो कोई भी कैपिटल एसेट अगर हमें ट्रांसफ़र किया वो मेरा बिजनेस इनकम में दिखाने पड़ेगा। तीसरा, जो एसेट हम परचेस किया जिसका डिडक्शंस मिला है हमको सेक्शन 35AD में, ठीक है, ये यूज़ करने पड़ेगा ओनली फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस, नॉट फॉर अदर पर्पस। अदर पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, वो भी कितना, 8 साल तक, फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशंस और कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जो भी एसेट हम परचेस किए जिसके लिए हमको डिडक्शंस मिला है सेक्शन 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का, इट शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर 8 years फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशंस और कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा, ऑब्वियसली सिंस तुमको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शंस दे रहा है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए। सो इफ बोल रहा क्या, वो चीज़ तो यहाँ पे बता दिए थे पहले, यहाँ नहीं मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे बोला इफ़ सच एसेट इज यूज्ड एनी अदर पर्पस विद इन द पीरियड ऑफ 8 साल, 8 साल खत्म नहीं हुआ बट तुम इस एसेट को दूसरा कोई पर्पस के लिए भी यूज़ कर अदर देन दिस स्पेसिफाइड बिजनेस, तो क्या होगा, तो क्या होगा बोल रहे हैं कि देन द टोटल अमाउंट जो तुमको पहले हम अलाउ किए थे, ठीक है, वो बोला भाई डिसअलाउ हो जाएगा, बट उसका बदले तुमको हम डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, बिकॉज नॉर्मली डेप्रिसिएशन तो अलाउ होता नहीं है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर तुम 8 साल का अंदर दूसरा कोई पर्पस में इस एसेट को यूज़ किया होगा तो टोटल अमाउंट जो तुमको डिडक्शन किया था डिसअलाउ हो जाएगा, बट हाँ जितना डेप्रिसिएशन मिलने के बाद है वो तुमको मिलेगा। तो क्या है, टोटल अमाउंट डिसअलाउ लेस डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32। सपोज 3 साल हुआ तो 3 साल के बाद तुम दूसरा पर्पस के लिए एसेट को यूज़ किया तो डिसअलाउ कर देगा। कितना करेगा, जितना तुम्हारा खर्चा तुम्हारा अलाउ किया था वो माइनस, अब 3 साल के बाद डिसअलाउ, 3 साल में इतना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था तो नेट में इतना तुम्हारा डिसअलाउ करेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में, 4 नंबर पॉइंट। अगर उस एसेट को एनी अदर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है 8 साल के अंदर, जिन टोटल अमाउंट जित सपोज 1 करोड़ रुपये तुमको अलाउ किया था तो 1 करोड़ पर डिसअलाउ करेगा लेस, अब डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए था हमको, तो 1 करोड़ के ऊपर तीन जितना डेप्रिसिएशन होता है 3 साल उतना साल का तो तुमको मिल जाएगा, माइनस करके नेट में तुम्हारा डिसअलाउ कर देगा। ठीक है, तो जब डिसअलाउ करेगा तो उसको इनकम में माना जाएगा, अलाउ किया था खर्चा था तो डिसअलाउ करेगा इनकम में माना जाएगा, बिजनेस इनकम। नेक्स्ट, फॉर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएसी as reduced by an amount equal to the amount of depreciation calculated at the rate in force that would have been allowable had the asset been used for the purpose of business since date of acquisition। सी, जब तुमको एसेट परचेस कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा खर्चा अलाउ कर दे रहा था, अब सपोज तुमको डिसअलाउ कर दे रहा, क्यों, बिकॉज तुम 8 साल के अंदर दूसरा कोई पर्पस के लिए तुम उसको यूज़ किया, तो तुम्हारा डिसअलाउ करने से हम क्या बोले यहाँ पे, तुम्हारा इनकम में आ जाएगा, राइट। इनकम में आएगा भी तो कितना आएगा, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जितना अलाउ करना था वो,
उसके बाद जो मेरा एसेट कॉस्ट क्या माना जाएगा फॉर द पर्पज डेप्रिसिएशन, वो जो बैलेंस तुम्हारा बचा, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होगा, नो डिडक्शंस in respect of expenditure referred to in the subsection 1, ये shall be allowed to the SEC under any other sections in any previous year or under this section in any other previous year if the deduction has been claimed allowed। मतलब एक बार तुमको सेक्शन 35 AD में अगर डिडक्शंस मिल गया तो इस एसेट के अगेंस्ट में और कोई तुमको डिडक्शंस नहीं मिलेगा, जिसके लिए कोई भी सेक्शन में, जैसे कि डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो बस यही है तुम्हारा कंडीशंस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बता। अभी हम लोग सम्स करेंगे क्या है, कितना डिडक्शंस मिलेगा अगर सेक्शन 35 AD में है, तो डिडक्शंस कितना मिलेगा, 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितना तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जितना का तुम एसेट परचेस किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया, ठीक है, पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा। और तुम न्यू टैक्स रेजिम में हो, इंडिविजुअल HUF है, तुमको नहीं मिलेगा इस सेक्शन का बेनिफिट, बट तुमको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर हम सेक्शन 35 AD में जाते हैं तो क्या होगा, हमको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा सर। तो कंडीशंस क्या है, लैंड, बट क्या ऑल दी एसेट, नो, लैंड पे तुम्हारा नहीं मिलेगा, गुडविल पे नहीं मिलेगा, कैपिटल इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलेगा। दूसरा, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किया, जिसका हम क्लेम कर रहे सेक्शन 35 AD में, याद रहे अगर उसका पेमेंट मोर देन 10,000, अगर हम अदर देन अकाउंट पे चेक, ऑनलाइन मोड, ये सब कर रहे हो, दैट इज कैश वगैरह में कर रहे होंगे, क्रॉस चेक में करेंगे, तो डिसअलाउ कर देगा, अलाउ करेगा ही नहीं। दूसरा, हमको ये एसेट को भाई 8 साल तक यूज़ करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। इसी पर्पस के लिए, कौन सा, स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पस के लिए, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज़ करना है। अगर हम 8 साल ख़त्म नहीं हुआ, बट 8 साल के अंदर दूसरा कोई बिजनेस एनी अदर पर्पस में यूज़ करने लगे, तो जो हमको अलाउ किया था खर्चा, वो क्या करेगा, डिसअलाउ कर देगा। बट एट द सेम टाइम जितना डेप्रिसिएशन मिलने का वो अलाउ करके नेट में तुम्हारा बिजनेस इनकम में आएगा। सपोज डिसअलाउ किया 1 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन, तो होना मिलना चाहिए तुमको इतना साल का, तो करके नेट में जो आएगा वो तुम्हारा बिजनेस इनकम में जाएगा, ठीक है। अब बोली थी यहाँ पे अदर कोई खर्चा का डिडक्शंस वगैरह तुम लोग को नहीं मिलेगा, ख़त्म, ठीक है। बस ये तुमको जो है नेचर स्पेसिफाइड बिजनेस का जो नाम है, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्रॉस कटिंग नेचुरल गैस, होटल टू स्टार अबव, हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसको फर्टिलाइज़र, बी कीपिंग, कंटेनर डिपो, शुगर का वेयर हाउसिंग्स वगैरह, पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा बार बार रीड करके, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर तुमको यही नहीं पता 35 AD के अंदर में लिस्ट में क्या क्या स्पेशल बिजनेस में, तो रिकॉल नहीं कर पाओगे, तो एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करें सर। सपोज ये बंदा था एक्स, एक इंडिविजुअल है, तो न्यू टैक्स रेजिम में नहीं किया होगा, ऑब्वियसली बात है। हैज़ कमेंस्ड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, देखो शुगर बोल दिया है, शुगर केन बोला है, कोकोनट ऑयल बोला है, तो इसमें से बोलो स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन सा है इसका, शुगर है सर। शुगर है, शुगर केन भी तो होगा, बिकॉज क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये था ना सेकंड में, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो शुगर केन तो एग्रीकल्चरल है। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल तो कोकोनट ऑयल नहीं है, कोकोनट एग्रीकल्चर था, बट कोकोनट ऑयल तो नहीं है, तो ये तुम्हारा एलिजिबल है, बट ये दो तो एलिजिबल होगा मेरा, ठीक है। नाउ ही हैज़ इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स, क्या क्या खर्चा किया, लैंड पे खर्चा किया, शुगर, ये तीनों बिजनेस में बोला लैंड पे खर्चा किया, बिल्डिंग पे, तो लैंड का तो ऐसे भी नहीं मिलेगा सर, इन दोनों का लैंड का तो मिलेगा ही नहीं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर तुम जो भी खर्चे किया तो मिलेगा वो, ठीक है। कैपेक्स का मिलेगा, बट नॉन स्पेसिफाइड में नहीं मिलेगा, वहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है, इससे इतना आ रहा है, इससे इतना आ रहा है, इससे इस तीनों को अलग अलग आ रहा है, तो बताओ अल्टीमेटली मेरा PGP का इनकम क्या होगा, तो सिंपल सा चीज़ है। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, सपोज शुगर का 12 लाख आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो सेक्शन 35 AD का अंडर में जितना डिडक्शन मिलने का मिलेगा, उसके बाद मेरा तो नेट यहाँ प्रॉफिट पे डिसाइड होगा। क्वेश्चन में फर्नीचर भी ऐड किया है। प्लांट एंड मशीनरी के नीचे लिखा है फर्नीचर परचेज इन कैश, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये दो तो ये ऐड किया दोनों है क्या, पॉइंट है। सेम क्वेश्चन है कि हाँ दूसरा सर। क्वेश्चन है, देख लो एक बार। हाँ सर, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, बोलो फर्नीचर, सर क्या है,
Furniture purchase in cash, investment, furniture purchase in cash 0.20 lakh, इन sugar के कैश, नीचे. इन कैश हाँ सर. जीरो sugar पॉइंट के नीचे टू जीरो 0.20 lakh. और यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये आपका है शुगर केन के नीचे 5 लाख लिखा हुआ. इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे 5 लाख है, ठीक है. जैसे भी मिलेगा नहीं बिकॉज फर्नीचर परचेज है, तुम कैश में किया तो मिलेगा नहीं, और फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट तो अलाउ होगा ही नहीं, ठीक है. तो कैसे स्टार्ट करना है बेसिकली, बस तीनों बिजनेस को अलग, सबसे पहले कौन सा कोकोनट ऑयल वाला है, शुगर केन वाला है, फिर शुगर. तो कोकोनट ऑयल वाला तो स्पेसिफाइड बिजनेस में आएगा ही नहीं, आएगा क्या, नहीं आएगा ना. तो उसका नॉर्मल जिस तरह से करते हैं हम लोग, उसका नेट प्रॉफिट कितना है 15 लाख ना, उसमें से डेप्रीसिएशन अभी माइनस नहीं किया, बोला ना बिफोर डेप्रीसिएशन है एंड आई हैव एक्सपेंडिचर, तो डेप्रीसिएशन तो माइनस किए नहीं, तो उसमें सिंपली जस्ट डेप्रीसिएशन माइनस कर, तो उसका बिल्डिंग के ऊपर कितना मिलेगा 10%, प्लांट मेसरी में 15%. तो बस ये आ गया उसका बिजनेस इनकम फ्रॉम कोकोनट वाला बिजनेस से, नॉन स्पेसिफाइड है. अब सर इस शुगर केन में आते हैं, शुगर केन तो स्पेसिफाइड बिजनेस है बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो नेट प्रॉफिट कितना था 20 लाख था. अब सर सेक्शन 35 का डिडक्शन भी तो मिलना चाहिए था, कितना, लैंड का मिलेगा, नो लैंड का नहीं मिलेगा. बिल्डिंग का मिलेगा, यस 100% मिलेगा, ठीक है. उसके बाद करंट ईयर में तो जो खर्चा किया कौन सा प्लांट एंड मशीनरी मिलेगा, यस. तो फर्नीचर का मिलेगा, नो. तो यहाँ पे फर्नीचर लिख के दिखा देना, नहीं मिलेगा, क्यों, बिकॉज वो तुम कैश में कर रहा है, मोर देन कितना है 10,000 है. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आया, माइनस करेंगे तो मेरा लॉस आया, ओके. अगर कोई पिछले साल का लॉस भी रहता तो वो भी हम सेटअप करते, तो स्पेसिफाइड बिजनेस का स्पेसिफाइड बिजनेस ही होता है, जब हम लोग सेटअप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो डिटेल में करेंगे वहाँ पे. तो 20 लाख 21 लाख लॉस आया तुम्हारा, ओके. शुगर केन, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन मिलेगा क्या, हम्म, नहीं मिला. नहीं मिलेगा. 100% तो दे दे रहा है तुमको, और क्या चाहिए डेप्रीसिएशन देगा. शुगर केन, शुगर, ये भी तुम्हारा 12 लाख है. अब सेक्शन 35 के अंदर लैंड में नहीं मिलेगा बिल्डिंग का मिल जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा. जो इन्वेस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट है वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. तो ये भी तुम्हारा आया कितना 3 लाख लॉस. तो टैक्सेबल बिजनेस इनकम कितना आएगा तब मेरा 13,70,000 ही आएगा, बिकॉज ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, ये तुम्हारा नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इनकम के साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते. जब तुम लोग सेटअप कैरी फॉरवर्ड पड़ेगा वहाँ पे पता चले तुमको, जो कोई अगर बिजनेस लॉस आया स्पेसिफाइड बिजनेस से, स्पेसिफाइड बिजनेस से, तो इट कैन ओनली बी सेटअप अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस. अगर सपोज यहाँ लॉस आया, दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस में प्रॉफिट आया तो हम सेटअप कर सकते थे, बट दोनों में लॉस है, ऊपर में नॉन स्पेसिफाइड में प्रॉफिट आया तो हम सेटअप लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते. तो इनकम मेरा कितना माना जाएगा 13,70,000 ही माना जाएगा, ठीक है. इस तरह सा करना है तुमको बेसिकली. नॉर्मली एग्जाम में जिसमें दे और आएगा तुमको क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मिलना चाहिए, लैंड गुडविल के फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट छोड़कर, कैश पेमेंट 10,000 वाला छोड़कर, बाकी जो भी है लैंड कैपेक्स का मिलना चाहिए तुमको मिलेगा, ठीक है. बस, बट लॉस आया तो लॉस रख देना उसी, अगर दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस में प्रॉफिट आया तो एडजस्ट करना है, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते. समझ में आया कि नहीं समझ में आया. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 44 एक है, स्टडी मैट में तुम लोग का देखो तो कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर. एक बार देखो कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर. ओके, ये ICAI का क्वेश्चन है, रीड कर दे. तीनों बिजनेस कर रहे हैं, फूड ग्रेन, शुगर केन, एडिबल ऑयल. तो ये तुम्हारा कैपेक्स किया है फॉर लैंड परचेस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अवर बिजनेस, ठीक है. एंड कैपिटलाइज भी कर दिया 1 तारीख को. द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन द अबव फिगर इज 50 लाख, 40 लाख एंड 30 लाख रेस्पेक्टिवली. मतलब ये जो कैपेक्स किया है,
ठीक है। उसमें तुम्हारा लैंड भी है, कितना, 50 लाख का, 40 लाख का, 30 लाख का। ड्यूरिंग FY 22-23 और भी कुछ कैपेक्स किया है, 20 लाख का, 15 लाख का, 10 लाख का एक्सटेंशन के लिए। कंप्यूट द इनकम अंडर PGBP and the losses to be carried forward, assuming that Mr. A has fulfilled all the conditions under Section 35AD and wants to claim deduction under Section 35AD and has not claimed any deduction under Chapter 6A. द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस अभी फ़िलहाल कितना आ रहा था उसका, ग्रेन से इतना, शुगर केन से इतना, एडिबल ऑयल से इतना। ऑल्सो अज्यूम इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, द पेमेंट्स आर मेड बाय अकाउंट पे चेक। उसने सब कुछ बोल दिया। जो क्वेश्चन अभी हम लोग की बुक में सेमी क्वेश्चन से पैराग्राफ फॉर्म में दे दिए हैं। तो करना क्या है, बेसिकली सिंपली है कि सर कहाँ गया, कौन सा बिजनेस था हम लोगों का, 3580 वाला। तो फर्स्ट है तुम्हारा फूड ग्रेन, फिर शुगर एंड एडिबल ऑयल। ये नाम किसका हेडिंग दी है, अच्छा यहाँ दी, फूड ग्रेन, शुगर, ये तुम्हारा 3580 में आएगा। एडिबल ऑयल तो तुम्हारा आएगा भी नहीं ऐसी। सो पहले हम फूड ग्रेन एंड शुगर केन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 16 लाख एंड 14 लाख दिया हुआ है इसका, 16 एंड 14, ठीक है। अब तो सेक्शन 3580 का डिडक्शन मिलेगा, और उसमें क्या लैंड का मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या करना है बेसिकली, जो 80 लाख में से लैंड कितना था उसका, 50 लाख, तो कितना का मिलेगा, 30 लाख का मिलेगा ना। सेम 60 लाख में से लैंड कितना था, 40 लाख, ये तो कितना मिलेगा, 20 लाख का मिलेगा ना, राइट, एक्सक्लूडिंग लैंड, लैंड छोड़कर। अब बाकी जो करंट ईयर में 22-23 में कैपेक्स के, वो तो पूरा ही मिलेगा, उसमें लैंड नहीं है। 16 लाख का 14 लाख, तो 16 लाख 14 लाख नहीं था, कहाँ था, 20 लाख एंड 15 लाख, 20 लाख एंड 15 लाख। तो ये रहा तुम्हारा टोटल खर्चा, ये प्रॉफिट है, ये टोटल खर्चा है B+C। तो क्या करेगा, इससे माइनस कर देगा, तो तुम्हारा आ गया ये टोटल डिडक्शंस मिलेगा। तो अब माइनस करने से तुम्हारा 16 लाख से 50 अगर माइनस किया तो लॉस हो गया, तो ये भी लॉस हो गया, जो टोटल लॉस 55 लाख है, ख़त्म। अब नाउ, और एक एडिबल ऑयल का क्या प्रॉफिट कितना था, 31 लाख था। एडिबल ऑयल क्या है, तुम्हारा नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है ना, तो वहाँ पे क्या कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, बट हाँ डेप्री से नॉर्मल जैसे मिलेगा मिलेगा। तो लैंड को छोड़ दो तुम, लैंड छोड़ के बाकी पे, लैंड पे तो ऐसे भी डेप्रीशन नहीं होता, 50 माइनस 30 लाख उसमें लैंड है, तो डेप्रीशन मिलेगा ना 10% करके, प्लस और एक कुछ कैपेक्स किया है, कितना किया है, कहाँ गया, 10 लाख, तो उसमें 10% डेप्रीशन मिल जाएगा। तो बस ये रहा तुम्हारी इनकम। अब क्वेश्चंस में बोलेगा क्या, ये जो लॉस आया क्या इस इनकम के साथ हम प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आंसर इज़ नो सर, बिकॉज स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, तो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ ही सेटअप कर सकते हो आप। तो यहाँ पे कुछ नोट्स तुमको देने पड़ेगा, डिडक्शंस मिलेगा 100% वगैरह वगैरह, ठीक है। नॉट एलिजिबल है कौन सा सेट, ये वाला एडिबल ऑयल वाला क्यों बताने पड़ेगा, डिप्रेशन तुम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। लॉस सेटअप नहीं हो सकता, ये सब बताने पड़ेगा, ओके। रीड कर लेना, ये सब नोट्स दे देना, बट नोट्स नहीं देगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मिस्टर सूरज एक प्रोप्राइटर है, कमेंस की ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ न्यू 3 स्टार होटल इन तमिलनाडु। ये बुक में नहीं था क्वेश्चन, होटल के ऊपर नहीं था, एक ही क्वेश्चन था ना, ठीक, कोई बात। ही इनकट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी 2022 से लेके मार्च 2022 तक, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर दी अबव बिजनेस के लिए, एंड कैपिटलाइज भी कर दिया बुक में। तो ये तुम्हारा आएगा 50 लाख, ठीक है। नाउ अगेन 22-23 में क्या किया, कैपिटल किया 2 करोड़ का, आउट ऑफ विच इतना करोड़ था लैंड के लिए, तो लैंड वाला तो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है, बाकी 50 लाख मिलेगा। नाउ जस्ट कंप्यूट करने बोला, तो कैसे होगा बोलो, कंप्यूट द इनकम अंडर दिस, उसमें तुम्हारा कितना प्रॉफिट है बताया कहीं पे,
अच्छा, नहीं बोला है क्वेश्चन मीन्स इनकम्प्लीट है ना, प्रॉफिटेबल। और क्वेश्चन अभी ऐड करने पड़ेगा हमको ना, इनकम्प्लीट है इसीलिए। तो बैक पेज में बोला है द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल इज हाँ, 25 लाख। इसीलिए तो बोले ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इमेज ले लेते हैं यहाँ से। 1 2 3 ये वाला होगा, और एक ले लेते हैं। बस, बड़ा हो गया। कहाँ था क्वेश्चन, ये रहा। द प्रॉफिट कितना है उसका बिफोर क्लेमिंग दिस करके, होटल से 25 लाख। एज्यूम दैट ही ऑल्सो हैज़ अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस रनिंग 4 स्टार होटल in Coimbatore, which commenced operation 15 years back. The profit from which are 120 लाख for this. Assume that payments जो भी किया गया है कैपिटल का बैंक का थ्रू से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल बिजनेस से मेरा कितना आ रहा, ये वाला होटल से 25 लाख। अब सेक्शन 35 AD का तो माइनस होगा, बिकॉज माइनस नहीं किया था। तो जो भी मेरा खर्चा किया 200 लाख, करेंट ईयर में कितना खर्चा किया 200 लाख, उसमें 150 लाख मेरा लैंड था, तो बात दे दो 50 लाख तो मिलेगा ही। प्लस बिगिनिंग में कितना खर्चा किया था 50 लाख, तो मिलेगा ही। तो टोटल हमको 100 लाख दैट इज़ 1 करोड़ का डिडक्शंस मिलेगा। तो कितना आया मेरा लॉस, 75 लगा दिया। ठीक है, अब तुम्हारा पास एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी है होटल का, कितना 120 लाख। क्या हम इन दोनों में सेटअप कर सकते हैं आपस में? यस सर, स्पेसिफाइड बिजनेस सेटअप होगा। हो जाएगा, बिकॉज सर वो भी तो स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो मेरा दूसरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है तो होटल ही है, दूसरा होटल है, आराम से कर सकते हैं हम। तो नेट में 45 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर अर्नव के पास 2 यूनिट है। यूनिट 1 कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग ऑफ शुगर। बी है तुम्हारा एडिबल ऑयल। तो सेम क्वेश्चन, एक में 35 AD में आएगा, दूसरा वाला नॉर्मल। यूनिट ए कमेंस के ऑपरेशन इस डेट में इट क्लेम डिडक्शंस ऑफ ₹100 लाख इनकट ऑन परचेस ऑफ 2 बिल्डिंग फॉर 50 लाख ईच। ठीक है, फॉर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर अंडर 35 AD। हाउएवर इन February 23 यूनिट ए ट्रांसफर वन ऑफ इस बिल्डिंग टू यूनिट बी। अब जब यूनिट बी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो एक एसेट जब तुम परचेस किया था तो उसको 8 साल तक उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना था, करेक्ट। पर तुम क्या किया, उसको दूसरा बिजनेस में लगा दिया, तो क्या होगा, जो तुमको डिडक्शंस मिला था वो तुम्हारा डिसअलाउ हो जाएगा और डेप्री से माइनस करेगा। बट ये कौन से साल में हुआ है, 2023। एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग 22-23। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या, एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन इन सच ट्रांसफर। ट्रांसफर का टैक्स इम्प्लीकेशन बोला तो सिंपल सी चीज़ है सर। डिडक्शन कितना अलाउ किए थे हम पहले, 50 लाख अलाउ किए होंगे एक घर का, एक यूनिट, एक बिल्डिंग का। तो अभी उसको डिसअलाउ कर देंगे हम, कितना, पहले उससे पहले डिप्रीशिएशन माइनस कर दो, 1 साल का माइनस होगा, बिकॉज 1 साल बाद ही डिसअलाउ हो रहा है। तो 45 लाख तुम्हारा क्या होगा, बिजनेस इनकम में आ जाएगा। कौन से साल में आएगा, जिस साल तुम्हारा ट्रांसफ़र किया उसी साल में आ जाएगा ना। क्वेश्चन है तो सर एसएससी के लिए कॉस्ट क्या माना जाएगा, वही 45 लाख की कॉस्ट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, उस साल का कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये जो कुछ पॉइंट था ना तुम्हारा वहाँ पे, उसके साथ एक क्वेश्चन को रेफर कर लेना कि अगर 8 साल के अंदर एसेट अगर ट्रांसफ़र हो गया तो क्या होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। ये जो है रेफ़र कर लो, एग्जाम्पल 8 ICI। कोई डाउट इसमें? हाँ, एकदम बहुत सिंपल है। सेक्शन 35 CCA CCC CCD, यहाँ वो जो भी खर्चा तुम करेगा 100% डिडक्शंस मिलेगा। क्या क्या है,
एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट टू इंस्टीट्यूशंस कैरिंग ऑन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तुम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हो तो जो जो भी खर्चा करते हो 100% अलाउ है। ये सब एक बार पढ़ लेना। सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में जो भी खर्चा करते हो 100% मिलेगा। पर अगर तुम कोई इंडिविजुअल एंड HUF है न्यू टैक्स रेजिम में जाएगा तो नहीं मिलेगा। ओके। CCD में क्या स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर कर रहे हो उसमें जो भी खर्चा करे मिलेगा 100%, बट ओनली अलाउड टू द कंपनी। इफ़ यू आर एन कंपनी तब तुमको सेक्शन 35 CCD का डिडक्शंस मिलेगा 100%, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एक है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 100%, एक है तुम्हारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 100%, वो भी इंडिविजुअल HUF अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाएगा तो नहीं मिलेगा। CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 100% ओनली टू कंपनी। अब ऐसा सेक्शन 35 दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च बस ये कर लेंगे तो काफ़ी कवर हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे। ठीक है। सेक्शन 35 में क्या बोलता है, जो भी अब सपोज साइंटिफिक रिसर्च हम कर रहे हैं, सपोज हम एक एग्जिस्टिंग कंपनी है तो हम खुद ही कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या है खर्चा का डिडक्शन मिलेगा। या फिर कोई और कर रहा है आउटसाइडर तो उसको हम डोनेशंस दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस करें उसका रिसर्च में, तो क्या हमको बिजनेस में एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस मिलेगा। सो बोला अगर तुम आउटसाइडर को दे रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो आउटसाइडर को फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के लिए, किसको आउटसाइडर मतलब किसको? सपोज कोई नेशनल लेबोरेटरी को, ठीक है, IITs को, कोई यूनिवर्सिटी को, या फिर अप्रूव स्पेसिफिक पर्सन जो कि अप्रूव है सेक्शन 35(2) में, कोई अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस को, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, या फिर कोई अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को। ठीक है। तो कितना खर्चा का डिडक्शन मिलेगा? 100%, जितना तुम पेमेंट करेगा पूरा 100% अमाउंट तुमको डिडक्शंस मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट फॉर सोशल साइंसेस के लिए, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए हम कोई रिसर्च एसोसिएशंस वगैरह को दिए तब भी 100% ऑफ द अमाउंट पेड मिल जाएगा। बट अगर तुम न्यू टैक्स रेजिम में हो तो कुछ नहीं मिलेगा इंडिविजुअल HUF के लिए। ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए अगर नेशनल लेबोरेटरी, IIT, अप्रूव्ड एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इंडियन कंपनी, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह को अगर हम किए तो 100% जितना भी तुम करेगा उसका डिडक्शंस मिल जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? नहीं सर। अब सर हम खुद कर रहे तो क्या होगा? इन हाउस मतलब तुम्हारा कंपनी खुद रिसर्च कर रहा है तो क्या होगा? तो सबसे पहले चीज़ ये जो है ये अलाउ होगा दोनों के लिए, ट्रेडिशनल न्यू टैक्स दोनों के लिए अलाउ होगा इन हाउस वाला केसेस में। ये सब चीज़ तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ऐसे भी लास्ट में अलग से हम लोग करेंगे न्यू टैक्स रेजिम। तो अगर हम इन हाउस कर रहे हैं तो हम दो टाइप का खर्चा कर सकते हैं इन हाउस में, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो करंट ईयर का तो 100% मिलना ही चाहिए, ऐसे ही मिलता वैसे ही मिलेगा। ओके। अगर पिछला 3 साल का कर रहे होंगे तो क्या होगा? मटेरियल एंड सैलरी एंड रिसर्च पर्सन जो भी था खर्च, मटेरियल एंड सैलरी जो भी पेमेंट था 100% तुम्हारा मिलेगा, अदर आइटम का तुम्हारा नहीं मिलेगा पिछला 3 साल का देखा जाए तो, अगर हम नहीं क्लेम किए थे या फिर फर्स्ट टाइम हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए उससे पहले का, उससे पहले से रिसर्च चल रहा था हम लोगों का। ठीक है। और सर कैपिटल एक्सपेंडिचर करंट ईयर एंड ऑल्सो फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, करंट ईयर का तो मिलेगा ही एंड ऑल्सो फॉर द लास्ट 3 ईयर्स का। लैंड का केस में नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का केस में मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर एसेट मिलेगा 100% फॉर करंट ईयर एंड 100% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। दैट इज लैंड छोड़ के बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अदर एसेट का मिलेगा, करंट ईयर का ही मिलेगा एंड लास्ट 3 साल का ही मिलेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हाँ, हम दूसरा नंबर समझ में नहीं है। कौन सा दूसरा नंबर बोलो? एक ए नंबर ए वाला एक्सपेंडिचर ऑफ करंट लास्ट। ईयर एक्सपेंसेस तुम्हारा मिलेगा 100%। अब लास्ट 3 ईयर का एक्सपेंडिचर, ये लास्ट 3 ईयर्स तुम कब करेगा? जब इसका मतलब हम बिजनेस स्टार्ट नहीं किए होंगे, उससे पहले का तो खर्चा लगा होगा ना मेरे रिसर्च में, मटेरियल सैलरी पेमेंट किए होंगे। अब उसका तुम डिडक्शन नहीं लिया होगा तो अभी लो लास्ट 3 साल का। ठीक है। अच्छा सर। नहीं लिए होंगे तभी ना अभी ले रहे हैं हम, वो भी कौन सा? मटेरियल एंड सैलरी जो। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड छोड़ के बाकी बिल्डिंग मशीनरी सबका मिलेगा, करेंट ईयर का भी मिलेगा, लास्ट 3 साल का भी मिलेगा। अगर हम नहीं क्लेम किए होंगे लास्ट 3 साल का तो, क्लेम कर लिए तो दोबारा थोड़ी क्लेम करने देगा। ठीक है। जब लास्ट 3 साल वर्ड बोला इसका मतलब आई हैव नॉट क्लेम्ड, क्लेम नहीं किए होंगे हम। मिलेगा कितना? 100% ही मिलेगा।
एक दो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, बायोमेडिकल लिमिटेड एक कंपनी है हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बायोमेडिकल आइटम। तो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, उसके लिए क्या क्या खर्चा किया वो, लैंड परचेस किया, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल सैलरी। तो इसमें सबका मिलेगा, कौन सा का नहीं मिलेगा, लैंड। ठीक है, बिजनेस का भी स्टार्ट किया 1/9/2021 को, तो लास्ट 3 साल का तो मिल ही जाएगा आराम से। तो देखो यहाँ पे लैंड छोड़कर बाकी सभी का ले लिया वो। पहले ये क्वेश्चन इसमें क्या था ना, कभी 125 था, कभी 150 था, तो अभी बहुत सिंपल कर दिया, 100% कर दिया, तो उतना याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना याद रखना, लैंड का मिलेगा नहीं सर, अब पिछला पुराना साल का भी 3 साल तक का मिलेगा। क्वेश्चन 30, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ इंडियन कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चर बायोमेडिकल आइटम्स, फॉलोइंग आइटम हैज बीन डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट, एंड उसके वजह से इतना प्रॉफिट आया। कौन कौन सा आइटम डेबिट किया वो, इन हाउस इस रॉ मटेरियल डेबिट किया, लैंड भी डेबिट कर, लैंड तो डिसअलाउ हो जाएगा ना, अलाउ नहीं होना चाहिए था, तो ऐड बैक होगा। उसके बाद अमाउंट इनकट फॉर गिविंग फ्रीबीज टू द प्रोफेशनल डॉक्टर, तुम अगर कोई फ्रीबीज देता है, मैंने फ्री गिफ्ट वगैरह देता है प्रोफेशनल डॉक्टर लोग को, तो ये इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ नहीं है। सेक्शन 37(1) बोलते हैं एनीथिंग जो कि ना लॉ में प्रोहिबिटेड है। तो इनकम टैक्स का जो मीन इसका जो लॉ है, डॉक्टर्स का जो लॉ है तुम्हारा, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, वहाँ पे अलाउ नहीं है डॉक्टर लोग को जाके जो फ्री में सब मेडिसिन वगैरह देता है। ठीक है, तो डिसअलाउ हो जाएगा खर्चा। ठीक है, इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ नहीं, इनकम टैक्स ना लॉ, कोई भी लॉ के हिसाब से अलाउ नहीं, तो लॉ में अगर मना किया गया तो इनकम टैक्स उसको डिसअलाउ कर देते हैं। डेप्रिसिएशन बुक्स क्या होगा, डिसअलाउ होगा, इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ करेगा। एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट अलाउ होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे, स्किल डेवलपमेंट अलाउ करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग अलाउ होगा, और क्या ट्रेनिंग एक्सपेंसेस अलाउ होगा, एंड डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स का रूल्स हिसाब से माइनस होगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इतना से स्टार्ट किए थे हम लोग, एड आइदर ट्रीटेड सेपरेटली या फिर नॉट अलाउड। जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च 8 लाख रुपया, ये क्या था, ट्रीटेड सेपरेटली, तो वो क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले डिसअलाउ किया, फिर अलग से अलाउ कर रहा है। देखो रॉ मटेरियल 2 लाख 3 लाख, तो तुम क्या कर सकते, जस्ट लैंड को तुम डिसअलाउ कर दे तब भी होता, एक ही बात है ना। हम यहाँ पे पूरा डिसअलाउ कर दिए, फिर अलग से हम इसको ट्रीट किए। ठीक है, डॉक्टर का तो डिसअलाउ होगा ही, बिकॉज सेक्शन 37A में बोल ही दिया कि पेमेंट ये प्रोहिबिटेड है, तो लॉ में जो प्रोविजन है तुम अगर कर रहा होगा तो डिसअलाउ करेगा। डिप्रेशन है, बुक्स अलाउ करेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ट्रीटेड सेपरेटली, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या क्या खर्चा किए थे हम, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किए थे 10 लाख का। तो अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बात देखें हम लोग, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डिडक्शन अलाउड टू ओनली कंपनी अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं मिलता, तो इसीलिए क्या किया यहाँ पे, डिसअलाउ कर दिया। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, लैंड बिल्डिंग था, तो पहले डिसअलाउ कर दिया यहाँ पे। ओनली मिलेगा कौन सा, जो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस है यहाँ पे, उसी का रिलेटेड था स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो 1 लाख रुपये मिलेगा, तो इसलिए 1 लाख रुपये मेरा यहाँ पे पूरा डिसअलाउ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है, और कौन सा खर्चा था, लैंड वाला तो हो गया हम लोगों का, और डेप्रीसिएशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो अलाउ हो गया, बस खत्म। कोई डाउट है इसमें, क्या किया यहाँ पे कि सर ये तो डिसअलाउ होना चाहिए था, तो ये मिला, ये मिला हो क्या, ये भी डिसअलाउ होगा बिकॉज मना किया है, ये डिसअलाउ करेगा, इनकम टैक्स हिसाब से मिलेगा। नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये तो ठीक है, ओके है, और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है तुम्हारा, ये तो लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा बोल दिया, एंड ट्रेनिंग पे मिलेगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग डिसअलाउ किया, ट्रेनिंग अलाउ किया, या फिर पूरा डिसअलाउ करके अलग से सेपरेटेड ट्रीट किया, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ तक कर लेना। अच्छा है, अब बाकी जो है छोटा मोटा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, पीडीएफ भी नहीं बना हुआ है, कोई डाउट हो तो पूछो। इसका भी इनकम, इसमें कुछ क्वेश्चंस है क्या, देखो स्टडी मैट में देखो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। यहाँ पे तो ढूंढना डिफिकल्ट है।
क्वेश्चन 4 होगा शायद। 4 है, 5 भी है। ये ये तो नॉर्मल वाला है। ये भी तो नॉर्मल वाला सम्स है। एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 नहीं, क्वेश्चन 5 है ये। एक ही क्वेश्चन है ना। Mr. F furnishes the following particulars for this year, previous year 22-23. Compute the deduction allowable under section 35 while computing business income. The amount paid to notify and approve Indian Institute of Science मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए 100%। मिलेगा सर। IIT मिलेगा भाई। एक कंपनी को दिया जो कि रजिस्टर इंडिया में, which has मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च, तो ये भी मिलना चाहिए। इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा साइंटिफिक रिसर्च के लिए 3 लाख मिलेगा। उसमें से तुम्हारा कैपेक्स जो लैंड है 5 लाख वो नहीं मिलेगा, बाकी सभी तो मिलेगा। ठीक है, सिर्फ यही तुम्हारा नहीं मिलेगा, बाकी तो सभी मिलेगा। तो ये अल्टीमेटली 13 लाख का मिल जाएगा उसको। ठीक है, ओके, यहाँ पे एंड करते। शाम में ऑफिस से देखते हैं कितना बजे आएंगे, नहीं पता, बजट मीटिंग चल रहा है। तो अगर ऑफिस में हम टैब लेके जा रहे हैं, मैनेज कर पाए तो वहाँ पे क्लास ले लेंगे। अदरवाइज हम आके जितने भी रात को क्लास 9 बजे अगर हम आए तब भी अब क्लास ले लेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम रिकॉर्डिंग करके तुम लोग अपलोड कर देंगे, ये ऑप्शन होगा। ठीक है सर। ठीक है, हम बता देंगे क्या होगा। ठीक है, चलो।